Good morning, students. Today we will start a new topic, new concept that is trading on equity. हमारी यूनिट 9 चल रही थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसमें हमने फाइनेंशियल डिसीजंस देख लिए थे अपने सारे, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग हमने पढ़ लिया था। कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझा कि क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर वो सब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, हम इस चैप्टर में आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या कंसेप्ट है ये। यहाँ पर अगर इसका हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक तरीके से देखा जाए बेटा, हम इसका क्या लगाना चाह रहे हैं, इसका अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग लगाएं तो इसका मीनिंग क्या जाता है, मीन्स ट्रेडिंग करना किस पर, इक्विटी पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी पर बिजनेस कर रहे हैं। तो इक्विटी पर बिजनेस किस तरीके से हो सकता है उसका यहाँ पर हम एक बार मीनिंग देखते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। इट रेफर्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। इट रेफर्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल मीन्स क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि हमें अपनी कंपनी के अंदर रेज करनी है, बढ़ानी है क्या चीज, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। और आई थिंक सो दैट अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कौन सी है। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल मीन्स दैट आपके डिबेंचर्स और दूसरी चीज आपके प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इन दोनों पर ही कॉस्ट कैसी आती है, फिक्स आती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स दैट टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। हमें अपनी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को ज्यादा करना है, बिकॉज ऑफ ये चीप भी तो है इन कंपेयर टू द इक्विटी शेयर। ये चीप है, इनकी कॉस्ट कम आती है। आगे क्या कहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर कोई भी डिबेंचर होल्डर कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वो देख लेते हैं पहले कंपनी में इक्विटी शेयर कितने हैं। इक्विटी शेयर नहीं होंगे तो डिबेंचर होल्डर पैसे नहीं लगाएंगे, तो इक्विटी शेयर भी होने चाहिए। हमें फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रेज करना है किसके बेसिस पर, इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पर। आगे सो एज टू इंक्रीजिंग द, किस लिए इंक्रीज करना है, जिससे हम अपनी कंपनी में इंक्रीज कर पाए। क्या चीज इंक्रीज करनी है, हमें इनकम इंक्रीज करनी है किसकी, ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर की। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी कंपनी के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर, उनको रेज करना है। क्या करने के लिए, ज्यादा इनकम इंक्रीज करने के लिए, किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर की। अब आप ये कहेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, हम अपनी कंपनी में इंक्रीज तो कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल, और प्रॉफिट दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। सोचिए कि मेरा एक बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है और मुझे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। ठीक, तो मैंने क्या किया, अपने बिजनेस में खुद से लगाए मैंने 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस में खुद से लगाए। मेरे पास 4 लाख ही थे, बट मुझे 10 लाख की नीड थी उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 4 लाख मैंने अपने खुद के ले लिए और बाकी के 6 लाख मैंने अपने फ्रेंड से बोरो कर लिए। उसने क्या किया, मार्केट में जो अगर हम बैंक से मैं अगर वो लेती लोन तो बैंक में मुझे कम से कम 20-25% इंटरेस्ट देना पड़ता, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे जो है बहुत कम इंटरेस्ट पर 10% रेट पर ही मुझे क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो मैंने 6 लाख रुपीज कहाँ से अरेंज किए, अपने फ्रेंड से अरेंज कर लिए, और मेरे पास कितने रुपीज हो गए, 10 लाख रुपीज हो गए। मुझे 10 लाख ही चाहिए थे, 4 लाख मैंने खुद के अपने अरेंज की, ये मेरा ओनर फंड हो गया, और 10% मैंने फ्रेंड से बोरो कर लिए। मेरे पास 10 लाख रुपए, मैंने अपने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। बहुत 1 साल, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैंने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करी, एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट किया, और मैंने प्रॉफिट अर्न किया। कितना अपने बिजनेस में प्रॉफिट मैंने जो अर्न किया अपने बिजनेस में, करीब करीब आप ये मान के चलो 10 लाख से मैंने 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 5 लाख, सही प्रॉफिट हो गया। अब हमारे पास, मेरे पास टोटल कैपिटल कितनी होगी देखा जाए तो 6 लाख, 4 लाख तो ओनर की, मेरी खुद की, 6 लाख एज अ लोन लिया था मैंने अपने फ्रेंड से, उसके बाद 5 लाख का प्रॉफिट।
तो टोटल मेरे पास 15 लाख हो गए। बट वो कह रहा है 1 साल बाद मेरे पैसे वापस कर दो। मैंने 1 साल के लिए लिए थे, अब मेरे पास 5 लाख अपने भी तो आ गए, 9 लाख की तो मेरी खुद ही कैपिटल हो गई। तो मैंने क्या करा, उसके 6 लाख रुपीज उसको वापस कर दिए। ठीक, ले तू ले अपने 6 लाख रुपीज ले और 10% इंटरेस्ट ले, यानी कि मैंने उसे 60,000 रुपीज और साथ में दे दिए। 5 लाख में से मेरा कितने का एक्सपेंसेस हुआ, केवल और केवल 60,000। केवल मुझे क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा ओनली। 5 लाख में से मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देना पड़ा, 60,000 का इंटरेस्ट। सोचिए मैंने 4 लाख रुपए से कितने रुपए अर्न कर लिए, 4,40,000। 4 लाख मैंने अपने अमाउंट बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट की, 4 लाख रुपीज की मनी इन्वेस्ट की, और 4 लाख रुपीज मनी इन्वेस्ट करके मैंने 4,40,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। जस्ट इमेजिन, मीन्स दूसरों से मनी बोरो करके हमने क्या किया, खुद ऑनर को उसका फायदा दे दिया। तो यही प्रोसेस है यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। हमें क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को इंक्रीज करना है, डिवेंचर्स अपनी कंपनी में इंक्रीज करना है, प्रेफरेंस शेयर इंक्रीज करने हैं, दूसरों के पैसे पर बिजनेस करना है। इसका मीनिंग सीधा सा आप क्या समझ सकते हैं कि हम दूसरों से मनी बोरो करके, बाहर वालों से मनी बोरो करके, उसका जो बेनिफिट है उस पैसे से प्रॉफिट अर्न करके किसको देना चाह रहे हैं, अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को देना चाह रहे हैं, जो रियल ऑनर्स है कंपनी के। जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, आगे देखते हैं बेटा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को एक एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक टेबल छोटी सी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, जिसमें यहाँ पर 2 कंपनीज हैं हमारे पास। एक कंपनी है एक्स कंपनी और दूसरी है वाई कंपनी। ठीक, एक्स जो कंपनी है उसके पास टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज की है, और वाई कैपिटल के पास भी जो टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है। दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाए हैं। बस फर्क इतना है, डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो एक्स कंपनी है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्स ने तो जो सारी कैपिटल लगाई है वो कितने की लगाई है, 10 लाख रुपीज की लगाई है। बट वाई कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल, मार्केट में जो शेयर्स इशू किए हुए हैं वो 4 लाख के इशू किए हुए हैं। ठीक, उसके बाद डिवेंचर्स की बात करते हैं। एक्स कंपनी के पास कोई डिवेंचर नहीं है और वाई कंपनी के पास 6 लाख के डिवेंचर्स हैं। इट मीन्स दैट कि उसने 4 लाख रुपीज तो अपने लगाए और 6 लाख रुपीज बाहर से डिवेंचर होल्डर से उसने डिवेंचर इशू कर दिए। 4 लाख के इक्विटी शेयर इशू करे और 6 लाख के डिवेंचर इशू करे। उसने प्लानिंग से काम किया। दोनों को 10-10 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन दोनों ने अपनी कंपनी में जो 10 लाख रुपीज अरेंज किए, दोनों का उसका तरीका अलग है। इसने सारे इक्विटी शेयर इशू कर दिए, इसने एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, पर्टिकुलर रेशो में इशू किए। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, लॉन्ग टर्म सोर्सेज का प्रोपोर्शन ही तो है, तो हमें वो प्रोपोर्शन अपनी कंपनी में इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाए, किसको, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए हमारी कंपनी में। मार्केट प्राइस जो है हमारा, जो कंपनी की जो मार्केट प्राइस है शेयर की, वो इंक्रीज होनी चाहिए, डिविडेंड ज्यादा जाना चाहिए कस्टमर तक, हमारे जो इन्वेस्टर हैं। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखकर अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। सो दैट्स व्हाई वाई कंपनी जो थी उसने प्लानिंग से काम किया। अब इस कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा कि इसने जो 10 लाख रुपीज अपने टोटल कैपिटल लगाई है, उस 10 लाख कैपिटल को इसने 2 तरीके से अरेंज किया है, इक्विटी शेयर और डिवेंचर। तो इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट इसको क्या मिलने वाला है उसको हम आगे देखेंगे। दोनों कंपनी ने बिजनेस किया, पूरे साल बिजनेस चलाया। बिजनेस चलाने के बाद दोनों को कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है दोनों ही कंपनी को। एक्स कंपनी को भी 2 लाख का प्रॉफिट है और वाई कंपनी को भी 2 लाख का प्रॉफिट है। ये क्या है, आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्या है आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT मीन्स दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बात करते हैं आगे, इसका क्या प्रोसीजर होगा। प्रॉफिट में से सबसे पहले जो आपका एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस माइनस होगा। इस कंपनी के सारे ओनर फंड था, तो इसका कोई तो एक्सपेंसेस है ही नहीं कैसा भी। यहाँ पर क्या था, इसमें 6 लाख के डिवेंचर्स भी इशू किए थे, तो 6 लाख के डिवेंचर पे 10% इसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो भी डिवेंचर की रेट होगी। तो 6 लाख का 10% कितना हुआ, 60,000। सबसे पहले हम यहाँ से माइनस करेंगे 10% इंटरेस्ट। यहाँ से तो कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, जबकि यहाँ से 60,000 रुपीज के इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। इसके पास जो आपके पास उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 1,40,000।
सही, ये क्या है बेटा आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स। ये क्या निकल गया है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से आपका अब इंटरेस्ट लेस हो चुका है, जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी वो लेस हो चुकी है। पहले वाले जो था वो क्या था EBIT था, या इट मीन्स दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स। अब क्या ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, मीन्स अभी इसमें से टैक्स माइनस होना बाकी है। टैक्स की रेट हमने एज्यूम की है कि जो टैक्स की रेट है वो कितनी है 30% है। टैक्स की रेट कितनी है 30%। तो इन दैट केस जो हम यहाँ पर अब इसमें से डिडक्ट करेंगे, हम टैक्स डिडक्ट करेंगे कितने परसेंट 30%। ठीक, अब 2 लाख का 30% कितना हो गया 60,000 रुपीज। इसको टैक्स देना पड़ा और इसको भी 30% टैक्स देना पड़ रहा है, इट मीन्स 42,000 रुपीज। अब हम इसको माइनस करते हैं, ये कितना बचा 1,40,000 और यहाँ कितना आया आपका 98,000। सही है बेटा। अब देखिए ये जो आपकी निकल के आई है लास्ट में दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्या कौन सी अमाउंट है आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स इसमें से डिडक्ट हो चुका है, मीन्स दैट जो फाइनल अर्निंग अब दोनों के पास है, एक्स कंपनी के पास जो अर्निंग आ रही है वो ज्यादा है 1,40,000 की, पैसे इसके पास ज्यादा है, और वाई कंपनी के पास अर्निंग कितनी है 98,000 की है अर्निंग, इसके पास अर्निंग कम है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास पैसे हैं इसके पास अर्निंग कम है क्योंकि इसे क्या देना पड़ गया था, बीच में इंटरेस्ट भी तो दिया था, इसने बाहर से पैसे लिए थे, बट अब हमें एक्सपेंसेस से मतलब नहीं, हमारा प्रॉफिट कितना है, हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमने पर शेयर जो डिविडेंड है हमारा कितना मार्केट तक पहुंचा। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अर्निंग पर शेयर शुड बी इंक्रीज, एक शेयर की हमें क्या है अर्निंग जो है हमारी वो इंक्रीज होनी चाहिए, वही हमारा मेन मोटिव है, उसी से हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। अब क्या है, हम इस पर्टिकुलर अर्निंग को अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेंगे। फाइनल अर्निंग है, अब इसमें से कुछ माइनस नहीं होना, कुछ भी डिडक्ट नहीं होना, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको ये पैसे दिए जाएंगे। हमने ये एज्यूम कर लिया जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो कितने के हैं, मतलब एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। तो अब अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करने वाले हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं इस कंपनी में 1 लाख, और दूसरी कंपनी में कितने हैं 4 लाख के। तो टोटल शेयर टोटल अमाउंट टोटल कैपिटल थी 10 से डिवाइड किया 40,000। लास्ट में आएगी बेटा अर्निंग पर शेयर, यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट बेटा। चलिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में हमारे पास अब निकल के आएगी अर्निंग पर शेयर। एक शेयर की अर्निंग हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। 1,40,000 को हम 1 लाख से डिवाइड किया, दैट इज 1.40, यानी कि जो एक्स कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो एक शेयर पे कितने की अर्निंग ले रहे हैं 1.40 की अर्निंग ले रहे हैं, ₹1.40। इसी बात जो वाई कंपनी के शेयर होल्डर हैं इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.45। पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है इनको ₹2.45। कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर बेनिफिट में, एक्स या वाई? ऑब्वियसली वाई कंपनी के शेयर होल्डर बेनिफिट में है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम है। कितने शेयर होल्डर है, ओनली 40,000, और यहाँ पर कितने हैं 1 लाख। आप इसे समझ, हाँ आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 20 टॉफीज है और यहाँ पे क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी 20 टॉफी जो है मेरे पास, मैंने क्या किया, मैं आई और मुझे जो है केवल मैंने ये कहा था कि एक दिन जो भी स्टूडेंट्स अपना वर्क जो है टाइम पे कंप्लीट करके लेकर आएंगे, इस वर्क को लर्न करके लेकर आएंगे, मैं उनको नेक्स्ट डे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अब हुआ क्या,
उस पर्टिकुलर डे जो 20 स्टूडेंट्स थे वो 20 स्टूडेंट्स ऐसे निकले जो कि अपना जो लर्निंग वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट करके आए थे। अब 20 स्टूडेंट्स ने टाइम पे वर्क कंप्लीट करके लाए, वो तो बाई चांस मेरे पास 20 टॉफी थी, तो मैंने क्या किया, सबको एक टॉफी दे दी। सही, तो इट मीन्स दैट लेने वाले कितने लोग हैं, 20, और 20 ही टॉफी थी, तो सबको एक एक मिल गई। बट अब क्या है, नेक्स्ट डे मैंने टॉपिक थोड़ा सा हार्ड दे दिया और मैंने कहा कि मैं जो है आपको एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगी अगर आप लोगों ने ये लर्निंग वर्क अच्छे से कर लिया। वो टॉपिक थोड़ा सा हार्ड था, तो उसमें क्या हुआ, केवल और केवल दो या तीन स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जिन्होंने वो लर्निंग वर्क अच्छे से मतलब कंप्लीट कर पाए और लर्न करके वो जो है अपना स्कूल आए। तो जब मैंने उनसे सुना और उनसे उनकी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व की सबकी, तो केवल क्लास में 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, बाकी सब नहीं थे। अब मैं चॉकलेट 10 लाई थी, मैंने कहा स्टूडेंट्स आजकल पढ़ रहे हैं, तो मैं जो है 10-12 चॉकलेट्स लेकर आई थी। अब मैंने क्या किया, उन 10-12 चॉकलेट्स को बाकी स्टूडेंट्स को ना दे करके मैंने उन 4 स्टूडेंट्स में 3-3 दे दी। सबको कितनी 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 चॉकलेट दे दी, 3-3 चॉकलेट्स मैंने उन चारों को दे दी। मेरे पास 12 चॉकलेट्स थी। इन दैट केस क्या है कि वहां पर अब जो है सेकंड वाले केस में लेने वाले लोग कम हैं, तो उनको ज्यादा मिल गया। फर्स्ट वाले केस में क्या थे, लेने वाले लोग ज्यादा थे, सबको कम कम मिला था। वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। एक्स कंपनी में क्या था, इसमें सारे ही अपने यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के थ्रू मनी अरेंज की थी, तो लेने वाले जो लोग थे वहां पे प्रॉफिट लेने वाले यानी जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं दे आर वेरी इन द बिग अमाउंट, वो बहुत ज्यादा है। सो दैट्स वाई उन सबको कम कम प्रॉफिट मिल रहा है। कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है, एक शेयर में 1.40, जबकि दूसरी कंपनी में उन्होंने 4 लाख के तो इक्विटी शेयर ही है, बाकी सब इन्होंने मनी जो डिवेंचर से इशू की है, यानी लेने वाले लोगों की संख्या कम है और वो भी एक शेयर 10 रुपीज, तो 40,000 ओनली लोग। यहाँ पे प्रॉफिट कम होने के बाद भी उनके शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो दैट इज द पॉइंट। प्रॉफिट ज्यादा होना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, क्या हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें कैसे मैनेज करनी है सारी चीजें। इसी तरीके से सारी कंडीशन में हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हमारे पास जो डिवेंचर्स हैं और प्रॉफिट ये वाला रेशियो हमारे लिए हमेशा ही प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा भी नहीं है। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, वो तब पॉसिबल है जब हमारे पास प्रॉफिट ठीक से हो रहा हो या हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स। इसके भी कुछ लिमिटेशन है, किन पर्टिकुलर केसेस में हम डिवेंचर अपनी कंपनी में रख सकते हैं। जब डिवेंचर रखने के लिए सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है कंपनी में ये है कि आपके पास प्रॉपर अमाउंट में जो है इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, फिक्स असेट्स होने चाहिए, आपका जो कैश का फ्लो है, कैश फ्लो पोजीशन आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनफ्लो आउटफ्लो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना, एटलीस्ट आप उनका इंटरेस्ट तो टाइम पे पेमेंट कर पाए। इंटरेस्ट टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो डिवेंचर होल्डर्स आपकी कंपनी पे केस भी कर देते हैं। तो हमें वो सारी ही कंडीशन देखकर अपनी कंपनी में एक पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फाइनल करना है। इस वीडियो में बेटा केवल इतना ही। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड EBIT EPS एनालिसिस। और इसके बाद कोई क्वेरी अगर आपकी रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।